गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हाल समाचार है गोरिल्ला आर्मी? गोरिल्ला आर्मी सारी की सारी मस्त है। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? नमस्कार। जल्दी से आ जाएगा सारे के सारे। चालू करते हैं। कहानी बहुत सारी है अपने पास, जल्दी आ जाइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते भाई लोगों, सभी लोगों को हर्षित ठाकुर सर के नमस्ते। और मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोग आ चुके हैं। जल्दी से आ जाएगा क्योंकि अपन पढ़ना चालू करेंगे। नमस्कार, राधे राधे भाई। नमस्ते नमस्ते गोरिल्ला आर्मी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? पहले बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया, मस्त चल रही है पढ़ाई? कोई टेंशन तो नहीं पढ़ाई वढ़ाई में? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ लिख रहे हो क्या यहाँ पे? वेरी गुड इवनिंग। मैं शिव, हाय अंशु। आंचल पीवाईक्यू में कल वाली क्लास में करवाऊंगा। मैंने बोला भी था शायद, है ना? आज की क्लास का बोला था क्या? तो आंचल कल वाली क्लास में। ठीक है विशाल। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है गौरव जी, आजकल तो शेरो शायरी। बहुत बढ़िया, आ गए सारे के सारे। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे दोस्त बिल्कुल आ गए होंगे और हम लोग आगे की कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों की मस्त और जबरदस्त चल रही होगी। मैंने हमेशा से आपसे एक बात कही है कि रेगुलर मेरे साथ साथ बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट रखा करो। रेगुलर जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ा करो। अगर कभी आपको लगता है कि आज कुछ भी पढ़ने को नहीं है तो बॉटनी पढ़ लिया करो। मैं लिटरली आपसे कहता हूं, मजा आ जाएगा। मेरे साथ साथ रिवीजन आप लगाते ही हो, मगर उसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत रिवीजन आसानी से लगा सकते हो। तो बॉटनी का थोड़ा बहुत रिवीजन आप लोग करते रहा करो, अपने आप से करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है ना भाई जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया करो। अभी तक आप लोगों को पता है हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके, तो वो वाला चैप्टर पढ़ लिया करो। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम का चैप्टर है वो फटाफट से रिवाइज कर लिया करो, खुद ही कर लिया करो, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहां दिक्कत लगे वहां लेक्चर देख लिया करो। बोलो बात सही है? और मेरे ख्याल से लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो पुष्पी पातों में लैंगिक जनन नाम का चैप्टर है वो लगभग आप सभी लोगों ने अपना अपना कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का मुझे कम्युनिटी पे मैसेज आ जाता है या लेक्चर के नीचे मैसेज आ जाता है, मगर यहां पे फटाफट से कमेंट कर लो क्या आप सभी लोगों ने पुराना सारा कंप्लीट कर लिया क्या? यस कर दो अगर कंप्लीट कर लिया है तो। बहुत स्पीड से करो बेटा। यस कर दो सर कंप्लीट, सर डन, कुछ भी लिख दो फटाफट से अगर आप लोगों ने पूरा कर लिया है तो। कंप्लीट कर लिया है पुराना जितना भी मैंने पढ़ाया है तो बस बहुत खुशी की बात है। पुराना जितना भी पढ़ाया है फटाफट से कर दो। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस कर दो अगर पुराना कर लिया है तो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। साथ साथ मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो क्वेश्चन भी कब हो जाएंगे पता नहीं लगेंगे। तो मेरे साथ साथ कोशिश करो कि सारा का सारा जो भी जितना भी क्वेश्चन का पॉइंट है वो सारा मेरे साथ साथ कंप्लीट करते रहो। बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे नो वाले भी हैं मगर यस वाले भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुराना सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से अपना रिवीजन कंप्लीट करो भाई। टाइम मत लगाया करो ऐसे रिवीजन करने में, जल्दी से रिवीजन कर लिया करो। बहुत ही बढ़िया। किसी बच्चे का फर्स्ट लाइव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखेंगे और सामने देखने के बाद बस मेरी बात सुनते रहेंगे तो अपना सारा काम कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से सारी बात कंप्लीट हुई, तो चालू करते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी है। बेटा इस चैप्टर के रिकैप की बात करें तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पहले तो बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और जो भी चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उनको समझना एक बार बड़ा ही जरूरी है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी थी वो आपको लगभग पता होगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पहले तो बेसिक पढ़ा था, यानी कि बेसिक क्या होता है इस चैप्टर का, और हमने एक डीएनए की संरचना के बारे में पूरी की पूरी बात पढ़ ली है। हमने डीएनए संरचना में एक मॉडल पढ़ा था जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, जिसे हम बी डीएनए का मॉडल कहते हैं या बी डीएनए मॉडल कहते हैं। सही बात है। मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों को अपनी नोटबुक अपने सामने लेके बैठना। जो बच्चा आज नया भी आया है कोई दिक्कत नहीं है, पुराने लेक्चर जरूर देखना दोस्त, क्योंकि ये वाला लेक्चर या ये वाला चैप्टर ऐसा है अगर आपने पुराना चैप्टर नहीं, पुराने लेक्चर नहीं देखे तो नया वाला लेक्चर आपको समझ में हो सकता है थोड़ा सा कम आए। वैसे मैं सारी की सारी छोटे छोटे पॉइंट बताता रहूंगा
मगर फिर भी यार वो पुराने लेक्चर ही हैं। तो इसमें 2 लेक्चर, जो जितने भी लेक्चर अपने हो चुके हैं, वो कृपया करके आप लोग सारे के सारे देख ले। चलिए जरा आगे चलते हैं। सारी बात अगर हम इस चैप्टर के बारे में करें तो इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सच में डीएनए और आरएनए की संरचना क्या होती है। हमने पढ़ा फॉस्फेट के बारे में, हमने पढ़ा शर्करा के बारे में, हमने पढ़ा नाइट्रोजन क्षारक के बारे में, हमने पढ़ा प्यूरिन क्या होते हैं, पाइरिमिडीन क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो अम्लीय होता है। हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो बहुत ही लंबा होता है, 1.2 मीटर के आसपास लगभग डीएनए प्रेजेंट होता है कोशिका के अंदर। हमने डीएनए के बारे में बहुत सारी संरचना के अंदर डायग्राम पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था बीडीएनए मॉडल, जो वाटसन और किक ने बताया, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा दिया गया। हमने ये भी पढ़ दिया था कि डीएनए एग्जैक्टली कैसा और क्या होगा। लगभग ये सारी बात हम लोगों को क्लियर हो गई थी। इतना सारा पॉइंट जैसे ही आपने कंप्लीट किया था तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि आप अपने बेसिक को स्ट्रांग रखना, आगे हम उसके साथ साथ चलते रहेंगे। मैंने आपसे ये वाली बात की थी कि बीडीएनए का मॉडल क्या होता है, आप सभी लोगों को याद होगा, खुद देख लेना। 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या चीज है, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम क्या चीज है, 5-3 और 3-5 डीएनए क्यों होता है, सारी की सारी बात अपने सारे पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। और देखो फिर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा पुराने लेक्चर देख के नहीं आया है तो हो सकता है यहां उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, इसलिए पुराने दोनों लेक्चर आप लोगों को देखने हैं, तभी ये वाला लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है दोस्त, मैं रटा नहीं सकता इसको, ये समझना ही पड़ेगा। और विश्वास करना, जितना पुराने चैप्टर आसान थे ये उनसे भी ज्यादा आसान होगा। आप खुद मेरे से कहने वाले हो कि हर्षित सर हमने इससे आसान चैप्टर तो देखा ही नहीं। ऐसे ही इस चैप्टर में से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बात है। इसके सारे क्वेश्चन तो हम यूं कर देंगे, मगर तुम जरा खुद बताना कि तुम कर सकते हो क्या। अब चलते हैं आगे। बेटा आज जो अपन को बात करनी है वो हमको करनी है कि आपकी एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी केवल बोलती है, मगर मैं चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर सारी की सारी चीजें कैसे और क्या होती हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप लोगों ने कोशिका वाला चैप्टर देखा है, जो कि मेरे ख्याल से देखा ही होगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होता, तो मैं कोई केंद्रक तो बनाऊंगा ही नहीं। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक एब्सेंट है। क्लास 11th में पढ़ा था ये, मगर मैं अभी भी लिख रहा हूं, सुविकसित केंद्रक एब्सेंट होता है, इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता जो कि सुविकसित हो। सर बहुत खुशी की बात है। तो सर आगे कुछ और नई बात बोलने चाहते हो क्या? बिल्कुल बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने पढ़ा था 2 आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसे तो हम बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं? जीनोफोर। अगर आपने सुना हो तो इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो या तो आप इसको न्यूक्लियोइड बोल दो या फिर आप इसको जीनोफोर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, 2 अलग अलग नाम है, सही बात है। और एक और आनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर जिसे आप लोगों ने पढ़ा भी है और सुना भी है, नाम बोलते हैं हम प्लाज्मिड। क्या सभी लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मिड के बारे में? क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2 आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक आनुवांशिक पदार्थ का नाम होता है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, जबकि दूसरा आनुवांशिक पदार्थ होता है प्लाज्मिड। याद रखना, ये जो प्लाज्मिड होता है यह एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। बोलो बात सही है? अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि जो ई कोलाई होता है वही तो एक जीवाणु होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो ये भी तो जीवाणु है। और हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ई कोलाई के अंदर लगभग 4.6 इंटू 10 की घात 6 बेस पेयर होते हैं। लास्ट क्लास में लिखा हुआ है, आपके नोट्स में रखा हुआ है ये चीज, ठीक बात है। अब बेटा देखो, एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं लिखती, मगर मैं पूरा लिख रहा हूं। आप लोगों को पता है कि 2 क्षार युग्म
के बीच की दूरी कितनी होती है? पुराने लेक्चर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। बोलो बात सही है? 3.4 एंगस्ट्रॉम याद आ गया होगा, वो पूरा एक चक्कर जो 34 एंगस्ट्रॉम का था, याद आया ना? भूल तो नहीं ना गए ना पुरानी चीज? बस अब बेटा बायोलॉजी कहती है, अब बायोलॉजी देखो जो कहती है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, मगर आपको मैथ याद नहीं करनी, अगर आपको सीधा ही याद करना है तो सीधा ही याद कर लेना। इस चीज को अगर आप मीटर में बदलोगे तो मीटर में कैसे बदलोगे? 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर। बोलो बात सही है? सो आपको जो याद करना है वो क्या? डीएनए की लंबाई याद करनी है। ये कुछ भी नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करना, सीधी मैं तो लंबाई निकालना, मैं तो लंबाई निकालूंगा आपके सामने। तो ये कितना हो गया? 4.6 इंटू 10⁻6 गुणा 0.34 इंटू 10⁻9, ये लगभग लगभग आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻−3 मीटर। बस आपको ये याद रखना है, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं करना। चाहो तो ये सब कुछ भूल जाओ, केवल एक चीज याद रख लेना, वो है नीचे वाली, बस आपके लिए ये याद कर लेना, बस यही आपके काम की है। निकालने का तरीका बताया है, नहीं निकालना आता हो तो मत निकालना, बोल रहा हूं। आप चाहे सारे स्टेप यहां पे खा सकते हो, मगर ये एक चीज आपको याद रखनी है। बताओ क्या क्लियर है? मैं तो बेटा देखो, मैं रटा नहीं सकता ना, तो मैं सोच रहा हूं आपको समझा ही दूं, तो समझाने का तरीका है बस ये। ऐसे ही बेटा अगर मान लो मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करता हूं, यानी कि मनुष्य की कोशिका की बात करता हूं, मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करता हूं मेरे लाल, अगर यूकैरियोटिक कोशिका, तो वो कोशिका कैसे होती है उसके बारे में देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका मनुष्य में कितनी होती है? लगभग आपको याद भी है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। याद आया? लास्ट क्लास में लिखा था ये बेटा। आप देखो याद रखना, ऐसा कोई भी बच्चा जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो कहेगा ये कहां से आया? मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया है, ये डाटा है जो आपको याद करने हैं। अब बेटा दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी आपको पता है, दो क्षारक युग्म के जो मध्य की दूरी है वो है 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर। सही है? कर दो जरा मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे? 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू कर दो 0.34 इंटू 10⁻9, ये लगभग लगभग आ जाएगा, जो आपको याद रखना है 2.2 मीटर। ये आपको याद रखना है, बस ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बीच वाली सारी चीज छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये 2.2 मीटर याद रखना। अगर कोई आपसे कहता है कि मनुष्य का डीएनए लगभग कितना बड़ा होता है, तो आपका आंसर है लगभग 2.2 मीटर का डीएनए होगा। बोलो बात सही है? अब जरा मेरी एक बात सुनो बेटा, आप क्या मानते हो 2.2 मीटर का डीएनए छोटा होगा या बड़ा होगा? आप कहोगे अर्षित सर 2.2 मीटर का डीएनए तो बड़ा होगा, कैसे? देखो 1 मीटर, 2 मीटर और 2.2 मीटर, इतना बड़ा डीएनए कहां पर मिलता है? इतना बड़ा डीएनए मिलता है आपकी कोशिका के अंदर, जो आपका केंद्रक पाया जाता है उसके अंदर जो आपको डीएनए मिलेगा वो डीएनए लगभग 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 कितना होगा? ये डीएनए लगभग लगभग 2.2 मीटर का होगा। एक कोशिका के केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है 2.2 मीटर का डीएनए है। बोलो बात सही है? तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी कोशिका है, ये है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोई आपसे कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कितना बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे केंद्रक का तो पता नहीं, मगर जो डीएनए होता है वो तो 2.2 मीटर लंबा होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या पक्का? इसका सीधा सा मतलब बेटा क्या मानते हो, डीएनए छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। अब आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, जब भी आप लोगों ने पतंग उड़ाई है तो एक चरखी लेके आते हो, लिटाई क्या बोलते हो आप उसको, जिसके अंदर धागा लपेटते हो। तो बेटा डीएनए बहुत बड़ा है, यानी कि डीएनए की लंबाई बहुत बड़ी है, तो डीएनए बहुत जटिल संरचना है, तो डीएनए को भी लपेटना पड़ेगा, नहीं तो डीएनए उलझ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि डीएनए जटिल संरचना होती है। बोलो बात सही है? आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि डीएनए जो होता है वो ऋणावेशित होता है,
ये आपको पता है, लास्ट लेक्चर देख लेना, सब कुछ क्लियर होगा। और डीएनए जो होता है वो अम्लीय होता है, और मैंने बोला था इन दोनों ही चीजों का रीजन एक ही है, इनका जो कारण है वो कारण क्या है, कारण है फॉस्फेट। पुराने नोट्स देख लेना, सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि डीएनए अम्लीय होता है क्यों, फॉस्फेट की वजह से, और डीएनए ऋणावेशित होता है क्यों, फॉस्फेट की वजह से। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, थम कर दो, बता दिया करो भाई, सोया मत करो क्लास के अंदर। चलें, पक्का? हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको आपके नीट के एग्जाम्स में मिल जाएगा, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको आपके नीट के एग्जाम्स में मिल जाएगा, या आपको जो ये एग्जाम्स होते हैं इनमें मिल जाएगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी में काम का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो याद रखना, बस मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुन ली तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारी इच्छा है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, मगर तुम पढ़ो नहीं पढ़ो मेरे को कोई फर्क दिक्कत नहीं है उससे, मत पढ़ो चाहे, क्योंकि अपने नोट्स में ही सब कुछ डिटेल से है। ठीक है, अब देखो जरा, ये बात आप लोगों को डायग्राम से ही समझ में आ गई कि डीएनए जो होता है वो एक जटिल संरचना है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। डीएनए ऋणावेशित होता है, बिल्कुल क्लियर है। डीएनए अम्लीय होता है, नाम ही है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, एसिड, तो अम्लीय ही होता है। और इन दोनों का कारण क्या होता है, फॉस्फेट होता है। बोलो बात सही है? तो बेटा डीएनए तो बहुत बड़ा है, और जो चीज बड़ी होती है उनकी पैकिंग करने की जरूरत होती है। तो लिख रहा हूं, डीएनए की अधिक लंबाई के कारण, अधिक लंबाई व जटिल संरचना के कारण इसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करना आवश्यक होता है। बोलो बात सही है? तो डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, जैसे धागा बहुत बड़ा है तो धागे को लपेटा जाएगा किसके ऊपर, चरखी के ऊपर। ऐसे ही डीएनए को लपेटा जाएगा किसके ऊपर, वो बता रहा हूं। और तो डीएनए की पैकिंग के लिए, डीएनए की पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन आवश्यक होते हैं। अब याद रखना, नया वर्ड आ गया बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। वैसे तो आपने क्लास 11th में कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन लिपटेगा, डीएनए। डीएनए कैसा होता है, अम्लीय, अम्लीय होता है ना डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे, ये होंगे क्षारीय, क्षारीय प्रवृत्ति के। डीएनए ऋणावेशित है और वो लिपटा होगा अगर इस पे, तो बेटा ये धनावेशित होगा। अगला धनावेशित प्रोटीन, बोलो बात सही है? अब आप लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, क्लास 11th में बायोलॉजी भी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना, एक नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके अंदर कौन से अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन व लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक पाए जाते हैं। बेटा सभी जगह से प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यूं मत कहना ये कब बन जाएंगे, कभी भी बन सकते हैं क्वेश्चन यहां से, और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। ये दोनों चीज याद रखना, आर्जिनिन और लाइसिन। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि डीएनए जिस हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ होता है उसके अंदर कौन से पाए जाते हैं अमीनो अम्ल, तो आपका आंसर है आर्जिनिन और लाइसिन। क्या चलूं आगे
और यही चीज बेटा नीट के अंदर पूछी गई है, नीट में, क्योंकि ये लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। तो आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल होते हैं। बोलो बात सही है? चलें आगे, आ जाओ। अब बेटा अगर आपसे कभी कोई कहे कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बेटा यहां पे जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो ये पाए जाते हैं। देखो यहां लिख रहा हूं, पहला हिस्टोन प्रोटीन है H1, एक हिस्टोन प्रोटीन है H2A, एक है जिसे हम बोलते हैं H2B, एक है जिसे हम बोलते हैं H3 और एक है जिसे हम बोलते हैं H4। ये सारे हिस्टोन प्रोटीन के नाम हैं, जिसमें H1 को लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। वाओ सर, नया नाम बेटा याद ही करना पड़ेगा। H1 होता है लिंकर प्रोटीन। कोई भी पूछे तो याद रखना, नीट के एग्जाम में पूछे कि टोटल कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ये रे। मगर नीट के एग्जाम में पूछे कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन लिंकर हिस्टोन प्रोटीन होगा, तो आपका आंसर है H1 प्रोटीन लिंकर प्रोटीन होगा। क्यों होगा अभी वो भी बता दूंगा मैं, मगर बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का चल सकते हैं आगे? ध्यान से देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी हर एक बात को, मेरी हर एक स्लाइड को ध्यान से पढ़ते रहना। यहां से पढ़ो, आज का काम तो यहां से है, यहां से आज असली चीज तो यहां से पढ़ रहे हैं। पढ़ के देखो क्या सारी बात क्लियर है क्या? हर एक पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करो बेटा, हर एक पॉइंट को, कोई जल्दी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अपन धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो भी अपन सिलेबस को पूरा कर लेंगे, तो जल्दबाजी तो मेरे को तो नहीं है बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं आराम से पढ़ो बिल्कुल। जहां पे 10 लेक्चर लगते हैं वहां पे 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर का। जरा यहां देखो, और इसके खूब क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लो। प्योर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सब काम करेंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। पढ़ते रहो, मगर मेरे साथ साथ वो जरूरी है, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो सारी की सारी चीजों को, मेरे साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट को बनाते रहो। रटने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि हर एक चीज तुम्हें समझ में आए। कोई पूछता है डीएनए की पैकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि डीएनए लंबी और जटिल संरचना होती है, तो इसको पैक करना जरूरी है। पैक करने में कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? H2A, H2B, H3 और H4 और H1। H1 को लिंकर हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब सुनो बेटा, सारे याद हो गए हैं, वैसे तो सबको ही याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एनसीईआरटी ये कहती है कि जो H2A है, जो H2B है, जो H3 है और जो H4 है, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपने इन सभी को डबल कर दिया, डबल इंटू कर दिया, 2 से तो डबल हो गए, तो बेटा 2 और 2 4, 5 6 और 7 8, तो ये सारे की सारी जो चीज है, क्या मैं इसे एक वर्ड बोल सकता हूं कि इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है, ऑक्टामर कहा जाता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? पॉइंट देखना, ऑक्टामर का मतलब होता है 8, और काउंट कर लो बेटा, ये टोटल मिला के 8 ही हो गए, काउंट कर लो। 2 बार H2A, 2 बार H2B, 2 बार H3, 2 बार H4, तो 2 4 दूनी 8 ही होते हैं, 8 हो गए हैं। सर मतलब ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और समझाओ। आओ बेटा सामने देखते रहना, मैं सब समझा दूंगा। देखो मान लो बेटा मेरे पास एक ये मैंने बनाया, हाँ सर ध्यान से देखना, ठीक है, और ऐसा ही मैंने एक और बना दिया, मान लो ये रहा, ठीक सर। क्या बना रहा हूं सामने देखना ध्यान से, ऐसे ही मैंने यहां पे इसके पास में एक ये बना दिया, और इसके नीचे ऐसे ये बना दिया।
बोलो बात सही। मैंने बोला दो तो H2A है और दो H2B है। ठीक है सर, लिखो जरा, देखो जरा सामने देखना बेटा, सामने देखना। ये है अगर H2A तो ये भी है मान लो H2A। ठीक है, दो तो H2A हो गए। दो H2B है, ये अगर H2B है तो ये भी H2B है। सही बात है? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर भी मैं ऐसे ही बनाता हूं ये, तो ये मान लो ये बना दिए। ठीक है, और इसके साथ में ये बना दिए। रटाने की जरूरत नहीं है। दो तो H3 है और दो H4 है। ठीक है, ये है आपका H3, ये भी आपका H3, ये है आपका H4, ये भी है आपका H4। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मैंने यही डायग्राम में लिखा है, दो तो H2A है, दो H2B है, दो H3 है, दो H4 है। सही बात। अगर मैं आपसे कहूं कि इन चारों को मिला दो, सर मतलब ये और ये, इनको मिला दो, तो आप कहोगे हर्षे सर ये दोनों तो हिस्टोन प्रोटीन है। बिल्कुल, सारे ये हिस्टोन प्रोटीन ही है। और अगर मैंने इन सारे हिस्टोन प्रोटीन को मिला दिया, यानी कि ये यहां आ गया और मान लो ये वाला जो है ये यहां आ गया, ये, तो क्या दो H2A हो गए? क्या दो H2B हो गए? क्या दो H3 हो गए? क्या दो H4 हो गए? क्या टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गए? हां, तो क्या मैं इसे हिस्टोन ऑक्टामर बोल सकता हूं क्या? ऑक्टामर का मतलब होता है अष्टक, अष्टक का मतलब होता है 8। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डायग्राम देखना बेटा, थ्योरी मत देखना, थ्योरी तो है ही नहीं बेटा, डायग्राम ही है सब कुछ। डायग्राम समझोगे तो थ्योरी हो जाएगी, और थ्योरी नहीं, सब थ्योरी करोगे तो डायग्राम कभी नहीं होगा। डन है? पक्का? कोई भी डाउट? क्लियर है? मैंने बोला यहां पर कि डीएनए जिससे लिपटा हुआ होगा उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। मैंने बोला कि हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक होंगे और क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। मैंने बोला हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं। मैंने बोला हिस्टोन प्रोटीन ये सारे प्रकार के होते हैं। H1 कहां है वो छोड़ो अभी, ये सारे प्रकार के होते हैं। मैंने बोला हिस्टोन प्रोटीन मिलके ऑक्टामर बनाते हैं जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे, 8 प्रोटीन, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम क्लियर होना चाहिए, बस डायग्राम क्लियर तो सब कुछ क्लियर। बताओ डन है? तो अब जितने लोग मेरी क्लास में बैठे हैं, क्या वो ये बात कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा हिस्टोन अष्टक है, किस कलर से बनाऊं, सफेद से बना देता हूं, हमारे पास ये जो बना रखा है ये एक स्टोन अष्टक है। सही बात है? क्या है ये सर है स्टोन अष्टक, ये है स्टोन का अष्टक, जिसके अंदर दो H2A है, दो H2B है, दो H3 है, दो H4 है। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ जो डीएनए होता है वो लिपटा हुआ होता है। ये डीएनए है और ये इसके ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है तो ऐसे ही कई सारे हिस्टोन अष्टक आपके पास मिलते हैं। मान लो ये भी है, मान लो ये भी है, मान लो ये भी है। ठीक है, तो होता क्या है, होता यह है कि डीएनए यहां से लिपटेगा, फिर यहां जाएगा, फिर इससे लिपटेगा, फिर यहां जाएगा, फिर इससे लिपटेगा, फिर यहां जाएगा, फिर इससे लिपटेगा, फिर यहां जाएगा। ये क्या है? ये है बेटा डीएनए। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो आपका डीएनए बहुत बड़ा होता है ना, तो 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है वो कई सारे हिस्टोन अष्टक से जुड़ा हुआ होता है। और यहां पे इन्हीं स्टोन अष्टक के पास में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन, और जो होता है H1, ये होता है H1 प्रोटीन जिसे हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ये कौन सा है? ये है H1 प्रोटीन।
बोलो, क्या मेरा पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? क्या डन है? अब एक बार बताऊंगा, सारे लोग समझेंगे। सुनो भैया, सामने देखना तो समझ में आएगा। देखो, ये हिस्टोन अष्टक है, ध्यान से सुनना, मैं वहां पे लाइन लिखने वाला हूं। एक डीएनए एक हिस्टोन अष्टक पर लगभग लगभग 1/3/4 बार घूमता है। यानी कि अगर यहां से मैं घुमाना चालू करता हूं तो यहां से आधा, यहां से एक बार घूम गया, 1/1/2, और ये दोबारा, यानी कि 1/3/4 बार घूमेगा। फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर भी 1/3/4 बार घूमेगा। यानी कि डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन पर 1/3/4 बार ही घूमता है। लिख देता हूं इस पॉइंट को, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर 1/3/4 बार, या इसको 1.75 बार भी लिख सकता हूं। बार का मतलब है बेटा टाइम, ही टर्न लेता है। बोलो बात सही है क्या? 100%। यानी कि एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए है वो जो लपेट रहा है, वो केवल और केवल कितनी बार? 1/3/4 बार ही घूमेगा। फिर दूसरे हिस्टोन पे आ जाएगा, फिर 1/3/4, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, ऐसे चलता रहेगा। बताओ, क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। चलें आगे। अब ये जो डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन पर जो लपेटता है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, या इसको ही न्यू बॉडी कहा जाता है। अब देखो, एनसीईआरटी में तो भाई साहब न्यूक्लियोसोम पढ़ोगे तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कोई डायग्राम दे नहीं रखा। मगर बताओ, क्या तुम्हें डायग्राम और पॉइंट क्लियर है क्या? डायग्राम देख लो जरा। न्यूक्लियोसोम क्लियर है क्या? यानी कि जो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से जो लपटा हुआ होता है, उस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। लिख देता हूं, फिर कुछ कहेंगे लिखा नहीं सर आपने, लिख देता हूं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लपेटा हुआ होता है, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बेटा ये इतना आसान चैप्टर हो जाएगा, आप खुद मेरे से बोल दोगे कि अर्चित सर पुराने चैप्टर तो बहुत मुश्किल थे, ये तो बड़ा आसान चैप्टर है, डायग्राम से ही चैप्टर खत्म हो रहा है। नहीं है एनसीईआरटी में ये डायग्राम, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, वो थ्योरी में लिख देगा सब कुछ। मगर अपने पास बेटा हर चीज का डायग्राम है, और अपन कोशिश करेंगे कि सारी की सारी थ्योरी को अपन डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसी से ही थ्योरी क्लियर होगी। बताओ, पढ़ के देख लो, क्या मेरा पॉइंट मेरे सारे लोगों को क्लियर है? तो मैं आगे चल सकता हूं क्या? जल्दी से बता दो, क्या सारे के सारे लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने यहां पर हैं, क्या सारे के सारे बच्चों को ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर है क्या? 100% क्लियर है तो अपन आगे चले। पक्का? कोई भी दिक्कत? देखो, मैं 11वीं क्लास का भी बताता रहूंगा बेटा, क्योंकि 11वीं क्लास कुछ बच्चों ने अच्छी पढ़ी है, कुछ ने नहीं भी पढ़ी, तो मैं 11वीं क्लास का भी कुछ कुछ बताता रहूंगा। 12th क्लास का भी बता ही रहा हूं, तो 11वीं क्लास का भी मैं कुछ कुछ बताता रहूंगा आपको। तो जो मैं 11वीं क्लास का बताऊंगा वो भी मेरे साथ साथ ही पढ़ते रहना। 11वीं क्लास का भी मैं बताता रहूंगा आपको, कि आपको ये 11वीं क्लास में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो मेरे साथ पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चले, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ बेटा। आप लोगों को एक चीज क्लास 11th में पढ़ी होगी आपने, लिख देता हूं मैं। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा था कि जो डीएनए है ये मिलके बनाता है एक संरचना जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन।
क्रोमेटिन मिलके बनाता है एक संरचना जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड मिलके एक संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम होता है गुणसूत्र। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो आज पढ़ लेना बेटा, क्लास 11th का पॉइंट है। कोई भी आपसे कहता है कि संरचना कैसे बनती है तो आप उसको बस ये बता देना ऐसे बनती है संरचना। उससे बोल देना कि जो डीएनए है ये मिलके क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमेटिन मिलके क्रोमेटिड बनाता है, और क्रोमेटिड मिलके गुणसूत्र बनता है। क्लास 11th में पढ़ा था हमने ये। और अगर आपको याद है और अभी आपने एनसीईआरटी नहीं बेची क्लास 11th की, तो आपको पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी ने क्रोमेटिन के बारे में केंद्रक वाले टॉपिक में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बता देता हूं। देखो, अगर ये पूरी संरचना मेरे पास क्रोमेटिन की संरचना है, ध्यान से सुन लेना बेटा, क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, क्रोमेटिन है, तो ये जब और संगठित होगी और कॉम्प्लेक्स होगी तो बनाएगी क्रोमेटिड, फिर बनेगा गुणसूत्र। तो कोई भी बच्चा कहता है कि डीएनए कहां किस में होता है, तो सब एक ही चीज है। इससे मिलके वो बनेगा, उससे मिलके वो बनेगा, उससे मिलके वो बनेगा, कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सारी चीजें एक ही है। अब जरा सुनो बेटा, अब जब आप इस क्रोमेटिन के ऊपर रंग डालते हो, यानी कि जब आप इस क्रोमेटिन को अभिरंजित करते हो, कलर लगाते हो इसके ऊपर, अभिरंजन का मतलब तो आपने पढ़ा ही होगा, अभिरंजन करते हो यानी कि इसको कलर करते हो। कलर का मतलब होता है इसे स्टेन करते हो, पढ़ा होगा आपने ये सब कुछ, क्लास 11th पढ़ा रहा हूं बेटा, तो यूं मत कहना ये नहीं समझ में आया, 11th है बेटा। कलर करते हो तो आपको ये बात पता लगती है कि कलर किया जाता है, तो कलर किस किस से करते हैं, कलर करते हैं हम किससे। अब देखो ये क्रोमेटिन किससे बना है, डीएनए से। डीएनए कैसा होता है, अम्लीय, तो आप इसको कलर किससे करोगे, आप इसको करोगे क्षारीय अभिरंजन से, क्षारीय अभिरंजन से कलर करोगे, क्षारीय अभिरंजन। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, जैसे एसीटोकार्मिन, आप एक क्षारीय अभिरंजन यूज में ले सकते हो एसीटोकार्मिन, जिससे आप इसको कलर कर सकते हो। अब ऐसे ही मान लो आपके पास धागा पड़ा हुआ है तुम्हारे घर पे। अब अगर धागा पड़ा हुआ है तो बेटा धागे में दो स्थान आपको दिख रहे हैं, एक स्थान मान लो ये दिख रहा है जहां पे डीएनए ज्यादा है, एक स्थान ये दिख रहा है जहां पे डीएनए कम है, दिख रहा है, दो स्थान दिख रहे हैं। ये स्थान दिख रहा है जिसे मैंने बोल दिया ए, एक ये स्थान दिख रहा है जिसे मैंने बोल दिया बी, दिख रहे हैं सबको दो। आपको क्या लगता है कि कौन सा एरिया ज्यादा अभिरंजित होगा, मैं कलर डाल देता हूं इस पूरी संरचना के ऊपर, तो कहां पे ज्यादा कलर लगेगा, आप कहोगे हर्षित सर ए पर ज्यादा कलर लगेगा क्योंकि यहां पे धागा ज्यादा है, यानी कि क्रोमेटिन ज्यादा है, सही बात है। तो जहां पे अधिक अभिरंजित होगा, ये कैसा होगा, अधिक अभिरंजित, और ये कैसा होगा, कम अभिरंजित। जो भी चीज आपकी अधिक अभिरंजित होगी, क्लास 11th में पढ़ा है बेटा, 12th का टॉपिक नहीं है ये, 11th में ही है, नहीं पढ़ के आए तो सुन लेना जरा। जो अधिक अभिरंजित होती है उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, याद आ गया होगा नाम, हेटेरोक्रोमेटिन। और जो कम अभिरंजित होती है उसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। बोलो क्या पॉइंट याद आ गया, पक्का? ये तो मतलब नाम से ही पता लग रहा है बेटा, दोनों को बोल के देखो, हेट्रो और यूक्रोमेटिन, तो नाम से ही पता लग जाएगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब क्या लगता है आपको डीएनए कहां पर ज्यादा है, सर यहां पर डीएनए ज्यादा है, बिल्कुल बात सही है, तो अभी तक रंजित में अधिक डीएनए होगा। जबकि जहां पे अभिरंजन कम होगा वहां पे कम डीएनए होगा। बेटा धागा मान लो, डीएनए छोड़ो, कम डीएनए होगा। ऊपर वाली संरचना अधिक गुथी हुई है एक दूसरे के अंदर, बिल्कुल बात सही है, अधिक गुथी हुई, जबकि ये कम गुथी होती है। ऊपर डीएनए की मात्रा ज्यादा, यहां पे डीएनए की मात्रा कम, बिल्कुल नाम से ही दिख रहा है, अधिक डीएनए कम डीएनए, रटना ही मत, सब सामने दिख रहा है। बोलो बात सही है। एक और चीज आपसे पूछूंगा, जरा मेरी बात ध्यान से बताना, मतलब बताना क्या है, आपको बोलना है और मुझे बताना भी है। क्या?
जरा ध्यान से देख के बताओ, अगर आपके पास कोई मांझा है, धागा है जिससे आपको पतंग उड़ानी है, तो किससे पतंग उड़ाओगे? उलझे हुए मांझे से या सुलझे हुए मांझे से? हर्ष सर सुलझे हुए से उड़ जाएंगे, उलझे हुए से क्यों हो जाएंगे? तो आपको क्या लगता है सक्रिय ज्यादा कौन सा होगा? जो सुलझा हुआ होगा। तो नीचे वाला अधिक सक्रिय, ऊपर वाला कम सक्रिय। रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जो मांझा खुला हुआ है उससे ही उड़ाओगे पतंग, जबकि ये कम सक्रिय है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन है? डन है तो बता दो। सारा पॉइंट मैंने तुम्हारे सामने ही रख दिया, मैंने कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो तुमको कॉम्प्लेक्स लगाई हो, सब बहुत आसानी से। और क्लास 11th का है, याद रखना, 12th का भी टॉपिक नहीं है बेटा ये सब क्लास 11th का टॉपिक है, 12th का भी नहीं है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, डन कर दो, बता दो कोई पॉइंट में दिक्कत है तो जल्दी से। सारे पॉइंट क्लियर हैं तो ओके कर दो सर, चल सकते हो आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 11th में अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, मगर सब बच्चे 11th में नहीं पढ़ के आए ना बेटा, तो जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो 12th में पढ़ लो, एक ही बात है। डन है? पक्का? कोई भी दिक्कत यहां तक? बेटा पता है, अगर आपको सच में लगे ना कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना, लेक्चर खत्म हो जाता है, तो देखा करो, समझा करो, वापस सुना करो ना। तुम्हारे पास तो सारी की सारी पूरा का पूरा लेक्चर पहुंच ही रहा है, उसको वापस से पढ़ा करो। हाँ ऐसा किया करो तो मजा आएगा, ठीक है ना? नहीं तो मैं 4 बार भी चीजें पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। देखो जैसे मनीषा बोल रही है एक बार वापस समझा दो, मैं समझा दूंगा, मगर मैं 1 बार 4 बार जितनी बार भी समझाऊंगा ना, वो और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लेक्चर को ही वापस देख लोगे तो। और देख लिया करो, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है भाई। पहले जब तुम स्कूल जाते थे तो तुमको नहीं मिलते थे ना लेक्चर, ऐसे रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती थी? अब तो तुम्हें लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती है, और अगर तुम्हें लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती है तो तुम्हारे लिए बहुत फायदे की चीज है। तुमको जैसा भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लगे, तुम तो कहो हर्षित सर ये लो, हम तो रिकॉर्डिंग लेक्चर में देख लेते हैं, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? क्लास 11th में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं सारा कुछ रिवाइज करूंगा अभी लास्ट में, एक साथ ही रिवाइज करूंगा, अभी नहीं एक साथ रिवाइज करूंगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक साथ रिवाइज करूंगा। क्लियर है? डन कर दो फटाफट से। एक साथ पूरा रिवाइज करूंगा बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा करके तो रिवाइज करूंगा तो फिर होगा ही नहीं, तो एक साथ रिवाइज कर दूंगा मैं सारा। डन है? चलें आगे। अब बेटा देखो ये सब कुछ आपको मिलेगा यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है? ओके देखो भाई, ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपको अभी बताई है, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक कोशिका में, इतनी जटिलता प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका आपने देखी थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तो वैसे ही केंद्रक विहीन संरचना है, ये रही प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर तो ऐसा कुछ पाया ही नहीं जाता। तो आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, वो भी थोड़ी सी बातें हैं जो आप सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर देखो एक काम मैं कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, जैसे ये पूरा हो जाएगा तो मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, पूरा पूरा रिवाइज करना है ना, अपन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, मगर अभी एक बार सुनो पहले मेरी बात। देखो भाई बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ छोटा होता है, जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ तुमसे तो छोटा ही होगा, ठीक है, तो जटिलता कम होती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में आनुवांशिक पदार्थ में जटिलता कम होती है।
बोलो, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नॉन हिस्टोन, जो हिस्टोन नहीं होंगे वो नॉन हिस्टोन होंगे, प्रोटीन उपस्थित। बोलो बात सही है? उपस्थित होते हैं, इसे पॉलीएमाइन कहते हैं। बोल, ये एक नया वर्ड आ गया, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा शायद आपको ये, मगर यहां पे याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं उन्हें पॉलीएमाइन कहते हैं। चलें भाई आगे। पक्का यहां तक सभी लोगों को बेसिक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आखिर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, आखिर हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, आखिर यूक्रोमेटिन क्या होता है। क्या कहते हो? सही बात है ना? समझ में तो आ गया ना? यार देखो, एक छोटी सी बात याद रखना, चीजें बायोलॉजी में हमेशा ही आसान होती है, मगर आप लोग उसको कितना आसानी से समझ रहे हो ये जरूरी है। अगर आप लोगों को सच में लगता है कि बायोलॉजी में चीजें मुश्किल है तो आपको सब कुछ मुश्किल ही लगेगा। मगर आपने अगर एक बार सोच लिया कि नहीं अर्षित सर, बायोलॉजी में तो सर चीजें बड़ी आसान हैं, हम आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो हम सोच पा रहे हैं, तो बस चीजें आसान हो जाती। देखो यार, एक बात समझना, अगर कुछ बच्चे किसी टीचर से 11वीं में भी पढ़े होते हैं और वो 12वीं में भी उनसे ही पढ़ते हैं, तो टीचर के लिए बड़ा आसान हो जाता है उनको 11वीं और 12वीं दोनों ही समझाना। मगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 11वीं में किसी टीचर से नहीं पढ़े तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी बात क्या है, आपको मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुननी पड़ेगी, आपको मेरे हर एक पॉइंट को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसा भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, आपको उसको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, आपको देखना पड़ेगा कि मैं हर एक पॉइंट क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने कोई चीज लिखी है आपको कि ये क्लास 11th का है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप अब पढ़ लो इसको। मगर उसमें ये नहीं कि हर्षित सर नहीं, ये तो हमको 11th में नहीं पढ़ा था हमने, तो अब हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला था आपसे, जो एक शब्द भी क्लास 11th का मुझे इस चैप्टर में काम में आएगा, ये नहीं भी पढ़ा था तो मैं चलता बेटा, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है, मैं नहीं भी पढ़ा था। मगर अगर ये पॉइंट मेरे को क्लास 12th में काम आ रहा है तो मैंने पढ़ा दिया और अलग से लिख भी दिया आपके सामने कि ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि हर्षित सर क्लास 11th का टॉपिक है तो हम कैसे करेंगे। चलें आगे, आ जाओ। और जो बच्चा कह रहा था ना एक बार दोबारा से अभी रिवाइज करवा दो, अभी करवा देंगे रिवाइज, काहे टेंशन लेते हो, अभी रिवाइज करवा देंगे पूरा, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा बस मेरे साथ साथ चलते रहो, रिवाइज तो करवा देंगे, रिवाइज की टेंशन मत लिया करो, मेरी बात सुनो, बस बात सुनोगे तो लगभग सारी चीज समझ में भी आ जाएगी। सुनो जरा, अब बेटा क्या है, सारी बातों की एक बात है कि बायोलॉजी ने ये बात, जब आपने क्लास 11th पढ़ी थी तो आपने पढ़ी थी कोशिका के बारे में, आपने पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, आपने पढ़ा कि कोशिका कैसी संरचना होती है, आपने लगभग सब कुछ पढ़ लिया था कोशिका के बारे में, जितना मैं जानता हूं आपने सब कुछ पढ़ा था। मगर बेटा बायोलॉजी में उस समय के बाद बहुत अच्छा काम होने लग गया जब बायोलॉजी में कोशिका के आगे भी कोई संरचना के बारे में जानकारी बताई जाने लग गई। बायोलॉजी ने काम चालू कर दिया कोशिका के अलावा भी, और हम लोगों ने एक नया वर्ड यहां पे यूज किया, बायोलॉजी ने ही यूज किया, हम लोगों ने तो क्या, जिसका नाम था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ध्यान से बात सुनते रहना, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट बोला गया वो बोला गया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी। बात सुन लोगे तो सब काम क्लियर कर दूंगा मैं, मगर मेरी बात सुननी पड़ेगी। बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ही मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताया था, जिसमें आप डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, आप प्रोटीन के बारे में बात करोगे, वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। सही बात है? ठीक है जी। अब आप अगर कभी भी ये कहते हो कि आखिर इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सब कुछ किया क्या, क्या बात बताई गई, तो पहली बात तो याद रखना कि इसके बारे में क्रिक ने बताया। इसके बारे में क्रिक ने बताया। अब आप कहोगे इन्होंने क्या बताया क्रिक ने? देखो जरा, सुनो जरा, सामने देखना बस। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी कोशिका के अंदर डीएनए है तो वो डीएनए आगे जाके डीएनए बनाएगा, वो डीएनए आगे जाके आरएनए बनाएगा, और वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। ये बात बताई इन्होंने। इन्होंने ये बोला कि जो डीएनए होता है उससे सबसे पहले बनता है डीएनए, फिर बनता है आरएनए, फिर बनता है प्रोटीन। ये बताया इन्होंने, पूरी संरचना बताई इन्होंने। इन्होंने बोला कि जो डीएनए से डीएनए बनता है, इस चीज को हम बोलते हैं प्रतिकृतियन। सुना भी होगा, डीएनए की कॉपी करना प्रतिकृतियन होता है। डीएनए से आरएनए का बनना, इसे हम बोलते हैं अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसे हम बोलते हैं अनुवादन। मेरे ख्याल से सारे वर्ड आपने सुने होंगे, कोई भी नया वर्ड तो है नहीं। इन्होंने बोला कि यहां पे प्रतिकृतियन जो होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेप्लिकेशन, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। बस ये याद रख लेना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? डायग्राम से ही मैंने वो चीज बता दी जो थ्योरी के अंदर मैं चाहता तो पूरा का पूरा पेज भर सकता था, मगर मैंने कहा भाई साहब पेज भरने की जरूरत ही नहीं है, अगर डायग्राम से ही आप क्लियर कर लेते हो तो। अब ये बेटा कुछ बच्चे होंगे, देखो देखो, हर क्लास में एक दो तो नौटंकी होते हैं जो कहते हैं इसको लिखो। बेटा आपको देखने से ही पता लग रहा है कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसे प्रतिकृतियन बोलेंगे, डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसे अनुलेखन बोलेंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे अनुवादन कहेंगे। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डिटेल तो जरूरत है ही नहीं तुमको करने की। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या पक्का? कोई भी दिक्कत? यही चीज बताई गई क्रिक ने। क्रिक ने इसके बारे में बताया। क्रिक ने कहा डीएनए से डीएनए का बनना इसे प्रतिकृतियन कहते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना इसे अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इसे अनुवादन कहा जाता है। और यही सारी की सारी बात जिस वैज्ञानिक ने बताई, उस वैज्ञानिक का नाम और कुछ नहीं, उस वैज्ञानिक का नाम क्रिक था। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? और इसी पूरी चीज को बोला गया सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि आणविक विज्ञान का आधार। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब, चैप्टर का नाम वंशानुगति के आणविक आधार। आणविक का मतलब यही बेस है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा था इसका, तो मैंने लिखा था आणविक बायोलॉजी का मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। देखो तीनों का नाम आ गया, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। अब आपने अगर ध्यान है तो आपने फिर से क्लास 11th में कुछ पढ़ा था। सर आपने सच में क्लास 11? बेटा आपने तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि आपके पास दो प्रकार की कोशिका है, जिसमें एक कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो दूसरी कोशिका है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। बोलो बात सही? तीन चीजें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी? एक बताया मैंने आपको प्रतिकृतियन, रेप्लिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। एक होता है अनुलेखन, और एक मैंने बताया अनुवादन। बोलो बात सही? यही तीनों की तीनों चीज कॉपी करके मैंने यहां लिख दी है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें होंगी कोशिका द्रव्य में, क्योंकि केंद्रक तो होता ही नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये होती है केंद्रक में, जबकि ये होती है कोशिका द्रव्य में। नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि नीट में कैसे आ गया ये क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा स्टार क्वेश्चन है ये। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्लास 11th की बात है ये, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो सुविकसित केंद्रक होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो लिखेंगे ही नहीं, सारी चीजें कोशिका द्रव्य में होगी। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें सारी की सारी चीजें एक ही जगह होती है, और वो कहां होती है पता ही है आपको। सही बात है। 100% कोई दिक्कत है तो यहां तक बता सकते हो। चलें आगे। आगे चलूं? आप सुनो, एक छोटी सी बात और याद रखना। आपको याद है मैंने यहां पे न्यूक्लियोसोम बताया था, जो डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो याद रखना एक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं। यह भी लिख देता हूं, इसमें 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100% 200 क्षार युग्म मिलते हैं। क्षार युग्म जानते हो ना, एटी, एडीन के सामने थाइमीन बताया था, एक प्यूरिन के साथ एक पायरिमिडीन बैठता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है। सब कुछ बता रखी है आपको बातें। अब ये मत मना कर देना ये नहीं पढ़ा आपने, सब कुछ पढ़ रखा है आपने। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक सारी की सारी बात यहां तक बता दो भैया। चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, सारा रिवीजन करवा दूंगा। अभी पहले तो ये बताओ खोपड़ी में घुसी क्या कुछ परसेंट बात? तो सब कुछ क्लियर है क्या? डन है? हाँ एक बार और समझा दूंगा भाई, समझा दूंगा, एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझा दूंगा, है ना? हाँ मुझे पता है तुम एक दो बार नहीं समझोगे तो तुम्हें भी खाना नहीं पचेगा तुम्हारा, तो एक बार और समझा दूंगा, काहे टेंशन लेते हो, अभी समझा देंगे एक बार और, ठीक है? हाँ मुझे पता है ना तुम एक दो बार तो समझोगे मुझसे। एक बार में कई कई लोगों को ऐसा लगता है अरे एक बार में मुझे समझ में आ ही नहीं सकता। अर्श सर एक बार और समझाओ, समझा देंगे बेटा, अभी एक बार और समझाएंगे, ठीक है? इतना आसान चैप्टर है, आप खुद देख लो। आज 1 घंटे के अंदर 4 बजे क्लास चालू हुई थी, 5 बज रहे हैं लगभग, ठीक है? 1 घंटे के अंदर देख लो, जरा खुद देख लो, तुम्हारे नजरों के सामने देख लो कि हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया, कितना कुछ पढ़ लिया। सही है, आराम आराम से चल रहे हैं, जबकि कोई स्पीड, मैंने पहले भी बोला था हम ज्यादा स्पीड से पढ़ने की जरूरत है भी नहीं इसमें, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बस धीरे धीरे पढ़ेंगे, सिलेबस हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तुम खुद कह दोगे अर्षित सर हो गया, पूरा सिलेबस ही हो गया। चले, चैप्टर तो आसान है ही, बताओ आसान है मुश्किल है चैप्टर? बताओ चैप्टर आसान है, बताओ कैसा चैप्टर लग रहा है? मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है कि मैं तुम्हें आसानी से समझा सकता हूं ये। एक बार दोबारा समझा दूंगा बेटा, कोई टेंशन नहीं है, एक बार फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बार बार मत लिखा करो, बार बार मत लिखा करो उस चीज को कि हर्षित सर दोबारा रिपीट कर दो। अभी कर देंगे बेटा, मना थोड़ी ना किया मैंने बोला ना एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। हाँ बार बार मत लिखा करो कि रिपीट कर दो, सुन लिया मैंने। 97.69 को समझ में आ गया, ये भी मिला लेंगे। 1.65 को पता नहीं क्या दिक्कत है, मुश्किल लग रहा है क्या चैप्टर? ये सच में मुश्किल है? अच्छा
हाँ, अच्छा कुछ लोग तो मैं बोल देता हूं फिर भी लिखते रहते हैं, मैं बोल देता हूं दोबारा समझा दूंगा फिर लिख रहे हैं समझा दो पता नहीं क्या, फिर लिख रहे हैं रिकैप प्लीज। मैंने जबकि बोल भी दिया, खुद ने बोल दिया, कम से कम 10 बार बोल चुका हूं अभी तक कि मैं रिकैप करवा दूंगा, फिर लिखते रहते हैं इसमें। पता नहीं मेरी बात सुनने में नहीं आती क्या, पल्ले नहीं पड़ती क्या मेरी बात? है, मैं बोल देता हूं कि मैं समझा दूंगा वापस, फिर लिखते रहते हैं हर्षित सर फिर समझा दो। ऐसा क्यों करते हो तुम, ये बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्वेश्चन करेंगे बेटा, पहले थ्योरी तो कर लो। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमसे पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ये कुछ बच्चों के ना पहले दिमाग में जो है फितूर, इसको पहले कर देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो, पहले कुछ पढ़ तो लो। कुछ पढ़ोगे नहीं तो कैसे क्वेश्चन करोगे? आज जितना मैंने पढ़ाया इतना सा, उसका ही क्वेश्चन करवा दोगे तो तुम कर ही लोगे सारे। थोड़ा कुछ पढ़ तो लो बेटा पहले। थोड़ा पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे ये बताओ? अगर पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे ये बताओ तुम? तो थोड़ा पढ़ तो लो पहले, तब तो क्वेश्चन करोगे बेटा। चैप्टर हुआ नहीं अभी कुछ, एनसीईआरटी देखना अभी कितने पेज हुए हैं, 2 3 4 पेज हुए हैं, क्वेश्चन करवा दो। मना थोड़ी ना कर रहा हूं मैं क्वेश्चन करवाने की, मगर थोड़ा पढ़ोगे तो क्वेश्चन करोगे, पढ़ोगे नहीं तो पोल कैसे करवा दू ये बताओ? अब यही पूछना चालू कर दू डीएनए की लंबाई कितनी होती है, सबको याद है ये तो। 6.6 इंटू 10⁻⁹ 2.2 मीटर, सब बता देंगे ये तो। फिर ये क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे, इसे मजा ही नहीं आएगा। क्वेश्चन बनाने का और क्वेश्चन करने का असली मजा आप लोगों के साथ कब है? जिस कंडीशन में आप लोगों को खुद को ये लगे कि नहीं अब तो बहुत कुछ हो गया, अब करवाओ क्वेश्चन। आप खुद देखो वो वाली चीज सही लगती है क्या आपको? अगर कोई टीचर ऐसा है कि आज इतना पढ़ाया उसके क्वेश्चन करवा दिए, मैं भी करवा देता हूं ना कभी कभी, मगर अभी तो ये चैप्टर अलग है ना दोस्त। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको पहले अपने बेसिक तैयार करने हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको पहले सच में समझना है चीजों को। ये चैप्टर कभी भी लेंथ के हिसाब से मत चलना कि आज 1 घंटे का लेक्चर हुआ हर्षित सर आपने 1 घंटे के लेक्चर में इतना सही करवाया है, इतना नहीं होता ये चैप्टर। ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें कॉपी भर रहे थे तुम। क्लास 11th में तुमने कई सारे चैप्टर पढ़े होंगे, जैसे जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा, जैसे जीव जगत पढ़ा, जैसे तुमने पुष्पी पादपों की आकारिकी पढ़ा। बिल्कुल उन चैप्टर्स में थ्योरिटिकल भी बहुत सारी चीजें थी, मगर दोस्त यहां पे कुछ भी थ्योरिटिकल है ही नहीं। यहां पे सब कुछ आपको समझना है। तो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको समझा करो। लिखने का मतलब कुछ नहीं होता ऐसे, जब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। जब मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं, जब मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको समझा करो, उसको सुना करो, उसको जाना करो। ये बहुत जरूरी हो जाता है। समझोगे तो सारी की सारी बातें मैं आपको बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा मैं आपको। अब तुम पहले से ही लिखते रहते हो उसमें पोल करवा दो पोल करवा दो, और ये मैं नहीं, कई सारे टीचर बोलते हैं तुम्हारे बैच में बच्चा पोल पोल चिल्लाता रहता है। बेटा पोल करना गलत नहीं है, मगर पोल तब करो जब कुछ पढ़ लिया हो। इतना सा पढ़ा पोल करवा दो, क्या करोगे पोल? 4 चीज पूछूंगा, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। मैं नहीं, विश्वास नहीं है, लो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, लो तुम्हें पता है। अब कुछ बच्चे चला के आंसर गलत करेंगे तो बात अलग है। लिंकर प्रोटीन कौन सा होता है? लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन या लिंकर हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है? ए, बी, सी और डी। H2A, H2B, H3 और H1, बता दो। कुछ तो ये भी गलत करेंगे। तो पोल का मजा तब नहीं है ना दोस्त जब इतना सा सिलेबस हुआ हो, तब मजा ही नहीं है पोल का। बोलो डन है? बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ अब जल्दी। इसका भी आंसर नहीं बता पाए अगर कुछ बच्चे तो बेटा फिर क्या ही बोले, बताना तो पड़ेगा अब इसका आंसर। तो बताओ लिंकर प्रोटीन कौन सा है? मेरे ख्याल से सबका आंसर डी आया होगा। 70% का सही है। कुछ तो देखो ए में ही अटक गए। अब तुम पोल पोल चिल्लाते हो ना, देख लो H1 आएगा बेटा, लिंकर प्रोटीन H1 ही होता है। जिसको याद नहीं है बेटा देखो ये लिख रखा, यही लिख दिया था बेटा, लिंकर प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? H1 है, सामने लिखा हुआ है ना बेटा। अब बताओ कैसे करें?
एक क्वेश्चन और पूछूं? देखो ये भी गलती होगा। हिस्टोन अष्टक में कुल कितने प्रोटीन होते हैं? ये भी बेटा गलती करेंगे, मुझे पता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो भांग पी के बैठते हैं बेटा क्लास में। 2, 4, 8 और 10। बताओ जल्दी से। कुछ तो ये भी गलती करेंगे बेटा, क्या कर सकते हैं। देखो जिनको यही नहीं पता, हिंदी नहीं समझ में आती, उनका तो बेटा ये भी गलती होगा। क्यों? सही कह रहा हूं ना? मेरा जग दे जाती ना। जग जग रखा है वहां पे पानी का। बताओ। खुद ही बता दो बेटा। सब कर लिया? मेरे ख्याल से आंसर सी आएगा। अब बेटा देखो, कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं। देखो ए और बी भी कर रखा है। अष्टक का मतलब समझ में नहीं आता उनको, 8 होता है। तो बेटा अष्टक का मतलब 8 ही होता है बेटा। अगर अष्टक का मतलब 8 है तो मतलब 8 ही आएगा बेटा आंसर। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो बताओ तुम क्या कहते हो? फिर पोल करवाओ, पोल करवाओ, बताओ क्या करवाओ। बताओ, कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? क्या कहते हो तुम? मतलब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि अष्टक का मतलब क्या होता है? अष्टक का मतलब 9 होता है क्या बेटा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो हिंदी मीडियम वाले, तो अष्टक का मतलब 8 होता है। अब बताओ, ये भी गलत करते हैं तो बताओ कैसे काम चलेगा? अब बताओ, समझ रहे हो? अब या तो जो चला के गलत करते हैं कि हर्षित सर बोलेंगे हमसे कुछ ना कुछ, बहुत शातिर हो रहा है वो। बेटा अष्टक का मतलब 8 ही होता है। वरना मम्मी पापा पास बैठे होते ना तो अभी कान पे रैपटा मार देते तुम्हारे। कहते नालायक, देखो अष्टक का मतलब नहीं पता। अष्टक का मतलब 8 होता है ना? अष्टक का मतलब बेटा 8 ही होता है। आज तक तो तुम 9 लिखते रहते हो। चलो कोई बात नहीं, आगे चले। इतना पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक बात आपको और पता है क्या? डीएनए की या अनुवांशिक पदार्थ का संरचना का या गुणसूत्र की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेटाफेज प्रावस्था में किया जाता है। ये तो शायद पता ही है, मेरे ख्याल से पता ही है कि गुणसूत्र की मतलब, ये तो शायद पहले पढ़ के आए होंगे। नहीं भी पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, मैं कहीं यहां पे लिख लेता हूं, लिख देता हूं कि गुणसूत्र क्लास 11th का ये बेटा, ये भी है ना। गुणसूत्र की मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी का अध्ययन मेटाफेज प्रावस्था में, मध्यावस्था बोलते हैं इसको, में होता है। क्लास 11th में पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कोशिका विभाजन वाला चैप्टर था अगर याद हो तो, वहां पे था ये मध्यावस्था वाला टॉपिक। ठीक है, आ जाओ भाई आगे चलते हैं। वाह बेटा। अब अगली चीज आती है, जो आती है आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे की थी। कैसे दुनिया को बताया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज क्या थी? सुनते रहना बेटा। बेटा आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए कई सारे प्रयोग किए गए थे, जिसमें पहला प्रयोग था जिसे हम बोलते हैं रूपांतरण प्रयोग। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये पहला एक्सपेरिमेंट है रूपांतरण प्रयोग जो हमें पढ़ना है।
बोलो बात सही है। हमने आनुवांशिक पदार्थ की खोज पढ़नी है कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ की खोज बायोलॉजी के अंदर हुई कैसे, दुनिया को कैसे बताया गया कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा था। तो रूपांतरण प्रयोग, इसे ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में किया। बोलो बात सही है। इन्होंने जिस जीव के ऊपर काम किया, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम किया, जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म या जीवाणु लिख देता हूं, जीवाणु जिस पर कार्य किया उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। बोलो बात सही है। न्यूमोनिया रोग करता है, तुम्हें पता ही होगा कौन सा रोग करता है, न्यूमोनिया रोग। इन्होंने बेटा चूहे पर कार्य किया। किस पर? चूहे पर। माइस पर प्रयोग किया है इन्होंने पूरा का पूरा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100% यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। चलें आ जाओ। इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियूज में लिया, इसकी दो किस्में यूज में ली। दो किस्मों को बोलते हैं दो प्रभेद। इसकी दो प्रभेद प्रयोग किए। प्रभेद का मतलब होता है किस्म, और किस्म को बोलते हैं स्ट्रेन। दो प्रभेद को ही प्रयोग किया, जिसमें एक प्रभेद जो था उसे हम बोलते हैं एस प्रभेद, इंग्लिश में बोलते हैं एस स्ट्रेन। और एक प्रभेद जो था उसे हम बोलते हैं आर प्रभेद, यानी कि आर स्ट्रेन। ध्यान से सुन लेना, अभी क्लास में याद करवा दूंगा, मगर ध्यान से सुन लेना मेरी बात। दो अलग अलग प्रभेद यूज में लिए, एस प्रभेद और आर प्रभेद। बोलो बात सही है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे कार्य किया। बेटा एस प्रभेद का जो इन्होंने प्रयोग किया वो था एस थर्ड, और जो आर प्रभेद यूज में लिया उसका नाम था आर सेकेंड। ये थोड़ा सा नाम आपको याद करना है, एस थर्ड और आर सेकेंड एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलें आगे आ जाओ। अब क्या हुई बात बेटा, एस प्रभेद का मतलब होता है स्मूथ प्रभेद, स्मूथ है ये, स्मूथ प्रभेद है ये। और आर प्रभेद का मतलब है रफ प्रभेद, खुदरा। अब ये स्मूथ और रफ होता क्या है वो समझ लेना। स्मूथ का मतलब हो गया चिकना, और रफ का मतलब हो गया खुरदरा। समझ लेना आप जरा मेरी बात ध्यान से। बेटा मान लो कि ऐसे मानो कोई चीज है मेरे पास, ये है, ठीक है। मान लो ये आपके पास कोई भी खुदरी सतह है, इसके ऊपर मैंने अगर इसे लगा दिया तो ये सतह चिकनी हो गई, ये सतह खुदरी है। तो एक सतह जो चिकनी है इसे बोल दिया एस प्रभेद, एक सतह जो खुदरी है, देखो खुदरी है ना बाहर से, ये है आर प्रभेद, ठीक है। चिकनी सतह के ऊपर एक और लेयर मिल रही है, जबकि खुदरी सतह के ऊपर कोई भी लेयर ऊपर होती ही नहीं है। सही बात है, ध्यान से सुनना जरा।
एस प्रभेद जो होता है ये चिकना होता है, यानी कि एस प्रभेद के ऊपर पॉलीसेकेराइड का आवरण उपस्थित, सेकेराइड का आवरण, पॉलीसेकेराइड का मतलब शर्करा होती है, आवरण उपस्थित। जबकि जो आर प्रभेद होता है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का जो आवरण होता है वो इसके ऊपर अनुपस्थित होता है। तो एक के ऊपर तो पॉलीसेकेराइड का ये वाला आवरण मिलेगा, पॉलीसेकेराइड का मतलब शर्करा, जबकि एक के ऊपर आवरण नहीं होगा। जिसके ऊपर आवरण नहीं है वो खुदरा, जिसके ऊपर आवरण है वो चिकना। देखो चिकना है, ये खुदरा है। सही बात है, डायग्राम से सारी बात क्लियर है। पहली तो 100%। बेटा जो एस प्रभेद होगा, यानी कि जो ये वाला जीवाणु है इसके ऊपर एक परत है, यानी कि अगर ये आपके शरीर में जाएगी या यानी कि चूहे के शरीर में जाएगी तो चूहे को निमोनिया कर सकती है। ये क्यों कर सकती है? क्योंकि इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण है, जबकि इसके ऊपर कोई भी सुरक्षात्मक आवरण है ही नहीं। तो इसका मतलब है एस प्रभेद के ऊपर क्योंकि पॉलीसेकेराइड का आवरण है इसलिए ये रोगजनक है, रोग कारक है। जबकि जो आर प्रभेद होता है ये रोग कारक नहीं है। बोलो बात सही है? इसका सीधा सा मतलब है ये बीमारी करने में सक्षम है, वो बीमारी करने में असक्षम है। बीमारी करने में सक्षम है जबकि ये असक्षम है। बीमारी करने में असक्षम, क्योंकि इसके ऊपर बाहर की तरफ सुरक्षात्मक आवरण है ही नहीं। मैं तुमसे लड़ने के लिए आ रहा हूं और अगर मैं तुमसे लड़ने के लिए ये लेके आ रहा हूं तो बचने के चांसेस होंगे ना, ये मैं इससे अपना सुरक्षा कर लूंगा। तो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाएगा तो एस प्रभेद, सुरक्षात्मक आवरण नहीं है तो आर प्रभेद। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्या आसान है ना बेटा, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। एस के अंदर सुरक्षात्मक आवरण मिल रहा है जबकि आर के अंदर सुरक्षात्मक आवरण नहीं मिल रहा। बस यही दो चीज मैंने आपको बताई है और कुछ भी नहीं बताया है, यही बताया बस, एस और आर प्रभेद। इन्होंने दो प्रभेद यानी कि दो अलग अलग किस्म यूज में ली, एक जो रोग कर सकती है, एक जो रोग नहीं कर सकती। ये रोग क्यों कर सकती है? क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड का आवरण मिल रहा है, जबकि उसमें पॉलीसेकेराइड का आवरण नहीं है तो वो नहीं कर सकती रोग। बताओ क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? क्या 100% कोई भी दिक्कत? अब सुनो बेटा, अब दोनों में से रोग कौन कर सकता है? एस प्रभेद, ठीक बात है। अब मान लो इन्होंने एस प्रभेद लिया और बेटा इन्होंने डाल दिया चूहे में, तो बेटा चूहे में क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया रोग, यानी कि जो चूहा है वो मृत हो जाएगा। बोलो बात सही है? क्योंकि एस प्रभेद तो रोग कारक है, रोग कर सकता है। ठीक बात, ये है पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, इन्होंने लिया आर प्रभेद जो कि रोग कारक नहीं है। किसमें डाला? चूहे में डाला। चूहों में न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ, रोग नहीं हुआ, और चूहा जो है वो जीवित रहा। बोलो क्या दूसरा पॉइंट भी क्लियर है? क्योंकि बेटा देख लो, आर तो रोग कारक है ही नहीं, रोग कारक नहीं है, तो जो रोग कारक नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बात है। चलो अब अगला तीसरी चीज पे चलते हैं। इन्होंने बेटा एस प्रभेद लिया, अब एस प्रभेद को इन्होंने गर्म कर लिया। गर्म करने का मतलब जानते हो? एस प्रभेद लिया इन्होंने, ऐसे स्ट्रेन, उसको गर्म कर लिया तो जो बाहर की तरफ जो चिकना आवरण था, पॉलीसेकेराइड का आवरण था, वो हट गया, यानी कि रोग तो अभी कर नहीं सकता। इन्होंने किस में डाला फिर? इसमें चूहे में। चूहे में रोग नहीं हुआ और चूहा जीवित रहा। बोलो क्या कहते हो? बात क्लियर है? अब चौथी चीज देखो जिसकी वजह से इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो रूपांतरण प्रयोग कहा गया। क्यों कहा गया रूपांतरण प्रयोग? जरा सामने देखो। चौथा जो था, डी पॉइंट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा इन्होंने एस प्रभेद लिया,
गरम किया, इसको आर प्रभेद में मिक्स कर दिया, आर प्रभेद को चूहे में डाला, चूहे में न्यूमोनिया रोग हो गया और चूहा जो है वो मृत हो गया। ध्यान से सुनना आप जरा, जो मैं बात बोलने वाला हूं डी, ये बात समझ लेना, नहीं तो फिर बोलोगे कि हर्षित सर फिर से समझा दो। समझा दूंगा, मगर मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। बेटा पहली स्थिति थी एस प्रभेद। आपको पता है एस प्रभेद तो रोग कर सकता है, तो चूहे में डालोगे, मान लो एस प्रभेद लिया किसी एक चूहे से, किसी एक चूहे में निमोनिया था तो दूसरे चूहे में डाला तो दूसरे चूहे में भी निमोनिया हो गया, ठीक है। दूसरा लिया आर प्रभेद, वो चूहे में डाला तो चूहे में रोग होगा ही नहीं, सही बात है। तीसरा काम क्या किया, जो एस प्रभेद है उसे गर्म कर दिया। अब अगर एस प्रभेद को गर्म कर दिया तो इसके अंदर जो पॉलीसेक्राइड शर्करा थी वो आवरण हट जाएगा, अंदर सारा अनुवांशिक पदार्थ जो होगा एस प्रभेद का वो सारा टूट जाएगा। उसके बाद अगर चूहे में डालोगे तो चूहे में रोग नहीं होगा, सही बात है। यानी कि एक बार एस प्रभेद को जब चूहे में डाल रहे थे तो चूहे में रोग हो रहा था, मगर जब गर्म कर दोगे तो बेटा एस प्रभेद टूट जाएगा, डीएनए भी टूट जाएगा, सब टूट जाएगा, तो वो रोग करेगा ही नहीं। मगर अब अगली चीज में क्या हुआ, अगली चीज में जब एस प्रभेद को गर्म किया तो आपको पता है एस प्रभेद मान लो ये टूट गया गर्म करने से, और इसको आर प्रभेद में मिक्स कर दिया। यानी कि अगर ये एस प्रभेद है तो बेटा ये आर प्रभेद के साथ मिक्स हो गया ये। अब आर प्रभेद को अगर चूहे में डाला तो बेटा चूहे मृत हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा अब ये आर आर नहीं है, आर तो रोग कर ही नहीं रहा था, मगर जब आर के अंदर एस डाल दिया तो बेटा अब आर आर नहीं रहा, वो तो एस हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तुम्हारा दोस्त अगर बिगड़ा हुआ है और तुम उसके साथ रहते हो तो तुम भी बिगड़ जाओगे। तो ये तुम्हारा दोस्त है जो बिगड़ा हुआ है, ये तुम हो। पहले तुम कुछ भी गलती नहीं कर रहे थे, मगर बस यही बात है, आर प्रभेद अब आर प्रभेद नहीं हुआ, वो एस प्रभेद हुआ, तो कहीं ना कहीं चूहे के अंदर निमोनिया रोग हो गया। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं रूपांतरण प्रयोग। बोलो डन है क्या? पॉइंट डन है, चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? सब पॉइंट बिल्कुल ताबड़तोड़ क्लियर। पक्का बताओ पॉइंट क्लियर है क्या? पहली स्थिति में एस प्रभेद रोग कर रहा था, तो एस को जिसमें भी डालोगे वो रोग करेगा। आर रोग करता ही नहीं है क्योंकि आर के अंदर पॉलीसेकेराइड का लेयर ही नहीं है, नहीं करता। एस को गर्म कर दोगे तो उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर एस को गर्म करके आर में डालोगे तो आर आर नहीं हो रहा, अब एस हो गया। बस इतनी सी बात है। डन है? कितना आसान है बताओ, इतनी आसान चीज है। इसका मतलब आर आर की तरह काम नहीं किया, एस की तरह काम करने लग गया, सीधी सी बात तो यही है। आओ जरा देखते हैं, एक बार पहले सारा का सारा रिवाइज करवा देता हूं मैं। आज हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके में डीएनए की लंबाई क्या होती है, बस यही नीचे का पॉइंट याद कर लेना। और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की लंबाई क्या होती है, बस यही दो चीज याद कर लेना। यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ये बहुत ही लंबा होता है, लगभग 2.2 मीटर का होता है। जो डीएनए होता है वो अम्लीय होता है, साथ साथ एक जटिल संरचना होती है, ऋणावेशित होता है डीएनए, और इसका रीजन होता है फॉस्फेट समूह। डीएनए की लंबाई क्योंकि ज्यादा होती है इसलिए डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये क्षारीय होता है और धनावेशित होता है। हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं ये सर्वाधिक मात्रा में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। H1 को लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। यही मिलके ऑक्टामर बनाएंगे, H1 ऑक्टामर नहीं बनाता, यही मिलके ऑक्टामर बनाते हैं। बिल्कुल बात सही है, हमने यहां पे देख लिया है। ऑक्टामर का मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4। आगे चलते हैं। अगली वाली स्थिति में अगर आप चलोगे तो आप देखोगे कि यहां पे हिस्टोन अष्टक होता है, उसमें डीएनए लिपटा हुआ होता है। ये जो डीएनए हिस्टोन अष्टक पे लिपटा हुआ हो रहा है इसको ही हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसमें 200 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ये याद रखना है, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी बोलते हैं, जहां पे डीएनए लिपटा हुआ रहता है, और 1.75 यानी कि 1/3/4 टाइम ये इससे लिपटा हुआ होता है। नीट के अंदर ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन जानते हो, जो अधिक अभिरंजित है वो हेट्रोक्रोमेटिन, जो कम अभिरंजित है वो यूक्रोमेटिन। तो सीधी सी बात है, ये कम काम करेगा, ये ज्यादा काम करेगा। अगला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पॉलीअमाइंस पाए जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहती है कि डीएनए से डीएनए बनेगा, इसे हम प्रतिकृतिन बोलते हैं, उससे आरएनए बनेगा, इसे हम अनुलेखन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे हम अनुवादन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतिन, अनुलेखन, अनुवादन कोशिका द्रव्य में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ऊपर वाले दोनों केंद्रक में और नीचे वाला कोशिका द्रव्य में होता है। ये मैंने 2 क्वेश्चन करवाई दिए थे। आनुवांशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने की थी, बताया था जिन्होंने, उसका नाम था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने रूपांतरण प्रयोग किया। इन्होंने 2 प्रकार के प्रभेद न्यूमोनिया रोग के ऊपर कार्य किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक जीवाणु है, उसके ऊपर कार्य किया। 2 प्रकार के प्रभेद इन्होंने प्रयोग किए, एक था जिसमें था एस प्रभेद, एक था जिसमें था आर प्रभेद। एस प्रभेद का मतलब है स्मूथ प्रभेद, स्मूथ प्रभेद का मतलब जो कोमल होता है। आर प्रभेद का मतलब होता है रफ। स्मूथ प्रभेद जिसके ऊपर एक कवरिंग मिल रही है, जबकि आर प्रभेद के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, ये तो रफ है। सही है। ये पॉलीसैकेराइड का एक ऊपर संरचना पाई जाती है जो सुरक्षा देने का कार्य करती है। ये रोग कारक होते हैं, जबकि ये रोग कारक नहीं होते हैं। ये चीज। अगली चीज, इन्होंने क्या काम किया, एस प्रभेद जो कि रोग करता था, जब उसको चूहे में डाला तो चूहे में निमोनिया हो गया। आर जो कि रोग नहीं करता है, जब उसको चूहे में डाला तो चूहे में रोग नहीं हुआ। एस प्रभेद को गर्म करके जब चूहे में डाला तो क्या हुआ, एस प्रभेद अब रोग कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि आपने गर्म कर दिया, एस प्रभेद तो टूट गया। ठीक बात है। मगर जब एस को गर्म करके आर में डाला, तो आर को चूहे में डाला तो चूहे में भी निमोनिया रोग हो गया था। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? चले, अब इसी चीज को बेटा आगे, इसी चीज को आगे एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक प्रयोग किया। रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक प्रयोग किया। रूपांतरण सिद्धांत का क्या किया, जैव रासायनिक प्रयोग किया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। बोलो बात सही? चलें आगे मुन्ना। किसने किया? 3 वैज्ञानिकों ने किया, एवेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्टी। वैज्ञानिक कौन कौन से थे? वैज्ञानिक थे इसके एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। वो तो बात सही है। इन्होंने किया क्या? जो रूपांतरण प्रयोग है उसका जैव रासायनिक प्रयोग किया, बस और कुछ नहीं। 3 एंजाइमों का प्रयोग किया, 3 एंजाइम का प्रयोग, जिसमें एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं डीएनएज, एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं आरएनएज, और एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीएज। लास्ट में किसी के आगे भी एएसई लग जाता है तो वो एंजाइम हो जाता है। अगर कहीं पे भी एएसई लग गया तो इसका मतलब है वो एंजाइम है। डीएनए किसको तोड़ देगा? ये डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए को तोड़ता है। आरएनए जो होता है ये आरएनए को तोड़ता है, नाम से ही पता लग रहा है। और प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है। 3 एंजाइम का उपयोग कर लिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पहली बात सभी लोगों की खोपड़ी में बैठ गई। क्या किया इन्होंने? 3 एंजाइम यूज में लिए इन्होंने, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। बोलो डन है? पक्का चल सकता हूं आगे? क्या किया? रूपांतरण प्रयोग, जो ग्रिफिथ ने अभी किया।
क्योंकि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये पता नहीं लगा कि अभी आनुवांशिक पदार्थ क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, कुछ नहीं पता लगा। इन्होंने उसको आगे किया। कैसे किया बेटा? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में एस प्रभेद ले लिया, जिसको गर्म कर लिया, एस प्रभेद को गर्म किया, और एस प्रभेद को गर्म करने के बाद इसको अलग अलग 3 टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। 1 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब और 3 टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब सुनना बेटा जरा ध्यान से, दिमाग चला लेना। ये एस प्रभेद है, इसको गर्म करके तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सैंपल डाल लिया। 3 एंजाइम का उपयोग किया, पहला, दूसरा, तीसरा, ABC डाल रहा हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक एंजाइम है डीएनएज, एक एंजाइम है आरएनएज और एक एंजाइम है प्रोटीएज। आपको पता है तीनों एंजाइम क्या क्या काम करेंगे। डीएनएज डीएनए को तोड़ेगा, आरएनएज आरएनए को तोड़ेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा। सही बात है। पहले वाली टेस्ट ट्यूब में ए और बी डाल दिया, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में ए और सी डाल दिया, जबकि तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में बी और सी डाल दिया। यही होंगे 3। ठीक है। ए बी डाल दिया, ए सी डाल दिया और बी सी डाल दिया। सही बात है। ठीक है जी, चलें आगे। अब इससे कुछ भी बचा होगा मगर हमें नहीं पता क्या बचा है। इससे कुछ भी बचा होगा मगर हमें नहीं पता क्या बचा है। इससे भी कुछ भी बचा होगा मगर अभी हमें नहीं पता कि इससे भी क्या बचा है। वैसे तो आपको पता होगा क्या बचा है। अगर इस टेस्ट ट्यूब में ए और बी डाल दिए, यानी कि डीएनए तो नहीं बचा होगा, डीएनए तोड़ दिया, आरएनए भी तोड़ दिया, कुछ बचा होगा तो प्रोटीन बचा होगा। सही बात है। अब इसके बाद इन्होंने इस चीज को किस में डाला? आर प्रभेद में, क्योंकि आर प्रभेद तो रोक कर ही नहीं रहा। इसको भी किस में डाला? आर प्रभेद में, क्योंकि आर प्रभेद रोक करता ही नहीं है। इसको भी डाला आर प्रभेद में, क्योंकि ये रोक करता ही नहीं है। इस आर प्रभेद को डालने के बाद आर प्रभेद को डाला चूहे में, इसको भी डाला चूहे में, इसको भी डाला चूहे में। बोलो बात सही है? इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब यहां पे जो चूहा है वो जीवित रहा था, यहां पे मृत हो गया था, जबकि यहां पे भी चूहा जीवित रहा था। क्यों रहा ऐसा? अगर ध्यान से देखोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। आपको साफ साफ पता लगेगा कि ए और बी डाल दिया, अगर यहां पे कुछ बचा हुआ होगा तो क्या बचेगा? प्रोटीन ही बचेगा, और कुछ बच ही नहीं सकता। यहां पे बी और सी डाल दिया, कुछ बचा हुआ होगा तो डीएनए ही बचेगा, और कुछ बच ही नहीं सकता। यहां पे कुछ बचा होगा तो आरएनए ही बचेगा, और कुछ बच ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, किसने मारा? चूहे को, जिसमें डीएनए बचा था। जबकि जिसमें आरएनए था उसमें भी चूहा जीवित रहा, जिसमें प्रोटीन था उसमें भी चूहा जीवित रहा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% बिल्कुल। डाउट देख लेते हैं, कोई बात है तो। सर इन्होंने कितने चूहों की? बेटा ये चूहे के ऊपर तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ऐसे तो कैसे ही बताऊंगा। ठीक है बेटा, डीएनए और डीएनए में क्या अंतर? ये तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं बताता मगर तूने पहले ही पूछ लिया। मैंने बोला जिसमें आगे एएसई लग जाता है वो एंजाइम हो जाता है, और अगर कभी कहीं भी लिखा हो डीएनएज, इसका मतलब होता है डीएनए, और कहीं लिखा हो डीएनएज, मैंने बताया इसका मतलब है एंजाइम है। बस इतनी सी बातें को याद रखनी है। ठीक है सर, प्रभेद में ही क्यों डाला? बेटा आर प्रभेद में इसलिए डाला क्योंकि दो ही चीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो एस के ऊपर या आर के ऊपर, इसलिए आर को यूज किया। H1 प्रोटीन का काम क्या है? बेटा H1 प्रोटीन का काम है कि डीएनए जब आता है ना, जैसे देख यहां देखना, तेरी एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, जब डीएनए आके लिपटेगा इससे ऐसे, तो H1 प्रोटीन यहां पे लगा हुआ होगा, तो ये क्या करता है? डीएनए का जाना और आना सुनिश्चित करता है। ठीक है। एस प्रभेद क्या है? एस प्रभेद वो है जिसके बाहर की तरफ स्मूथ पॉलीसेकेराइड की लेयर उपस्थित है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है और रोगजनक होता है, जबकि आर प्रभेद रोगजनक नहीं होता क्योंकि वो रफ होता है। आपके क्लास में टाइम का पता नहीं लगता भाई, थैंक यू सो मच। क्लास 12th का सिलेबस पढ़ते हैं? हाँ बेटा वही 12th का ही पढ़ रहे हैं अभी।
क्लास 11th का रिवीजन है, उसको हम नोटबुक में नहीं, बेटा नोटबुक में नहीं करना, मगर ये जो मैंने लिखा है ये तो नोटबुक में करना है नोट। ऑल क्लियर है बेटा? ये तो हमने लेंथ बताई है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की, बस और कुछ नहीं है। प्लीज एंड द क्लास भाई कर देते हैं, थैंक यू सो मच। पॉलीसेकेराइड, हाँ क्योंकि बेटा एस प्रभेद को जब तुमने गर्म किया और उसमें पॉलीसेकेराइड टूट गया तो अंदर का डीएनए भी टूट गया होगा, मगर जब तुमने आर प्रभेद के साथ उसको लगाया तो आर में एस का डीएनए जुड़ गया, तो अब आर नहीं रहा ना, वो एस हो गया। इतनी सी बात है, क्योंकि एस प्रभेद रोग कारक था, आर प्रभेद रोग कारक है नहीं, क्योंकि आर प्रभेद को जब तुमने चूहे में डाला तो चूहे में रोग हुआ ही नहीं था। अच्छा क्वेश्चन बेटा अभी आज तो मैं लेके नहीं आया, अगली क्लास में ले आऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है? बेटा अगर एस प्रभेद को गर्म करके आर प्रभेद में मिक्स करते हैं तो आर प्रभेद के साथ एक्स प्रभेद का कारक जुड़ जाता है, इस वजह से आर प्रभेद अब आर नहीं है, वो एस हो गया है। फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया बेटा, बता दिया इसका आंसर तो मैंने ना। आर प्रभेद चूहे में डालोगे तो चूहे में तो रोग होगा ही नहीं, क्योंकि वो रोग कारक होता ही नहीं है। हाँ इसका मतलब है जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, उसमें 200 बेस पेयर, 200 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, ठीक है बेटा? आर प्रभेद लिया वैज्ञानिकों ने नाम, अब मैं तो क्या ही बोलूंगा। बेटा चैप्टर समझ नहीं आया, एक बार फिर से लेक्चर देखना, मैं अगले लेक्चर में फिर से रिवाइज करवा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या क्लियर है? मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ क्लियर हो गया, बताओ ओके है क्या? डन कर दो, बता दो। बताओ बेटा। डन है सारी बात, बिल्कुल क्लियर कट, सारी बात समझ में आ गई है सभी लोगों को अच्छे से, 100% वाली बात है। बेटा ये 1.49 को क्या नहीं समझ में आया भाई? मैं इतनी 2-2 3-3 बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर क्या डाउट रह जाता है भाई तुमको? हैं? मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतनी बार 2-2 3-3 बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर भी डाउट रह जाता है क्या कुछ? हैं? ये बताओ, इतने डाउट कैसे रह जाते हैं तुम्हें? एक बार फिर से पढ़ के देखना। जिस बच्चे को देखो एक बार में नहीं समझ में आता, होता है कई बार नहीं आता, तो दोबारा से लेक्चर देख लिया करो एक बार। होता है ना कई बार एक बार में मेरी बात नहीं घुस रही खोपड़ी में, तो कोई बात नहीं, एक बार और थोड़ी खोपड़ी में घुसा के बाद देखना, तो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है? बैठ के बेटा देखो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन का तो टॉपिक है नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट है, कि कॉन्सेप्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाओगे तो चीजें समझ में आ जाएगी आसानी से, ठीक है? डन है? तो मेरे ख्याल से यहां तक जितनी भी बात आज आपको करवाई है वो बिल्कुल आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे, वो तो मैं हमेशा ही करवाता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, मगर एक बार पढ़ के देखा करो लेक्चर, रट्टाफिकेशन नहीं होता दोस्त, थोड़ा पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है? एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे, ओके? तो बाय बाय, पढ़ लो बेटा पढ़ लो।